नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें आपको बताएंगे कि आरजेडी को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। लालू यादव होंगे चुनाव के प्रचार में शामिल और जमानत याचिका पर होनी है सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे कन्हैया कुमार, तेजस्वी के साथ दिख सकते हैं एक ही मंच पर। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार इलेक्शन में बाहुबली अनंत सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री और नीतीश जाएंगे जेल। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लालू यादव के निकलते ही आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन की जीत पक्की है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटे बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। क्या बिहार चुनाव में प्रचार कर सकेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव? जमानत याचिका पर सुनवाई कल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अभी शुरू भी नहीं हुआ है और लोगों को लालू प्रसाद यादव की कमी खल रही है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद चारा घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका पर कल यानी शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। लालू ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि इस मामले में उन्होंने आधी सजा काट ली है, इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। 11 सितंबर को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से इसका विरोध किया गया था। सीबीआई ने जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि लालू को 4 मामले में सजा सुनाई गई है। सभी मामलों की सजा अलग अलग चल रही है। जब तक सभी सजा एक साथ चलने का आदेश संबंधित अदालत नहीं देती, तब तक सभी सजा अलग अलग चलेगी। सभी में आधी सजा काटने के बाद ही इन्हें जमानत मिल सकती है। तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर बोला हमला, कहा क्या नीतीश कुमार इसके लिए माफी मांगेंगे? राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूर्णिया में राजद के दलित नेता की हत्या मामले में मेरे भाई और मुझ पर राजनीतिक साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। गुरुवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ने झूठे आरोप लगाए हैं। इससे पहले बुधवार को तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मामले की जाँच सीबीआई से कराए जाने के लिए सिफारिश करने की मांग की थी। तेजस्वी ने कहा 7 लोग मामले में गिरफ्तार हुए हैं। उनके बयानों से यह साफ हो जा रहा है कि राजनीतिक साजिश के तहत इस मामले में हमारा नाम घसीटा गया है। सत्तारूढ़ दल ने मेरे भाई और मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। राजद नेता ने कहा मैं सीएम से पूछना चाहूंगा कि क्या वह इतने डरे और सहमे हुए हैं कि झूठे आरोप लगाएंगे? जेडीयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके प्रवक्ताओं ने बेबुनियाद आरोप लगाए। क्या नीतीश कुमार इसके लिए माफी मांगेंगे? रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव महागठबंधन के लिए प्रचार करेंगे कन्हैया कुमार, तेजस्वी के साथ दिख सकते हैं मंच पर। जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने गुरुवार को साफ कर दिया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कन्हैया कुमार महागठबंधन के चुनावी अभियान में शरीक होंगे। इस घोषणा के बाद साफ हो गया है कि राजद नेता तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार एक मंच पर साथ दिख सकते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राजद का सीपीआई से गठबंधन नहीं हुआ था। बेगूसराय में कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद के उम्मीदवार भी मैदान में थे। पार्टी ने कहा कि वाम दल, कांग्रेस और राजद के बीच आपसी एकता बन चुकी है। इस एकता में दरार डालने की कोशिश भाजपा, आरएसएस और अन्य सांप्रदायिक संगठन कर रहे हैं। एनडीए के षड्यंत्र का मजबूती से प्रतिकार करने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि महागठबंधन के सभी घटक दल साथ हैं। एआईएसएफ समेत सभी छात्र संगठन भी महागठबंधन के पक्ष में है। उसका सभी वाम दलों, कांग्रेस और राजद से पूर्ण तालमेल है। माले समेत महागठबंधन में शामिल किसी भी दल से कोई मनमुटाव नहीं है। इस संबंध में एनडीए दुष्प्रचार कर रहा है, जिसे जनता पहचान चुकी है। सीपीआई ने कहा है कि पार्टी चुनाव में अपने सारे निर्णय महागठबंधन के संयुक्त भलाई को लेकर ही करती है। पार्टी मानती है कि उसकी लड़ाई सिर्फ भाजपा, एनडीए से है और वह जनता के लिए व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। यहाँ किसी भी नेता विशेष को अलग से प्रमुखता नहीं दी जा रही है और न उसका अलग से पोस्टर बैनर बनाया जा रहा है। सहयोगी किसी भी दल के पोस्टर बैनर से अन्य दलों को कोई परेशानी नहीं है। सीपीएम ने अपनी 4 सीटें घोषित की। दूसरी तरफ सीपीएम ने अपनी 4 सीटों के उम्मीदवारों की अधिकृत सूची जारी कर दी है। पार्टी ने कहा है कि राज्य कमेटी ने धर्मनिरपेक्ष मतों से बिखराव रोकने व भाजपा जेडीयू के जनतंत्र विरोधी गठबंधन को पराजित करने के लिए राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ सीटों के तालमेल के आधार पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पार्टी ने समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से अजय कुमार, सारण के मांझी से सत्येंद्र यादव, बेगूसराय के मटिहानी से राजेंद्र प्रसाद सिंह और पूर्वी चंपारण के पीपरा से राजमंगल प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, बाहुबली अनंत सिंह बोले तेजस्वी बनेंगे सीएम और नीतीश जाएंगे जेल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी मैदान में कई बाहुबली और आपराधिक इतिहास रखने वाले नेताओं की एंट्री हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित नाम है मोकामा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह का। पटना जिले के मोकामा और आसपास के इलाके में छोटे सरकार के नाम से पहचाने जाने वाले अनंत सिंह कभी नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेता माने जाते थे, लेकिन पिछले कुछ साल में दोनों के बीच तल्खियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब वे आरजेडी में आ गए हैं। अपराध के कई मामलों को लेकर अनंत इन दिनों जेल की सजा काट रहे हैं, फिर भी उन्होंने चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। राजद में एंट्री के साथ ही अनंत सिंह लगातार वर्तमान सरकार और नीतीश कुमार के खिलाफ हमला बोलते रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अनंत सिंह का एक ताजा बयान फिर सुर्खियां बटोर रहा है। राजद की सदस्यता लेने और नीतीश कुमार से जुड़े सवाल पर अनंत सिंह ने दो टूक लहजे में कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार जेल जाएंगे। वीडियो में अनंत सिंह यह कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें तेजस्वी यादव पर पूरा भरोसा है कि वे विधानसभा चुनाव में जीतकर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सौंपे अलग अलग ज्ञापन, भाजपा पर लगाया आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज भारत के चुनाव आयोग से मुलाकात की और भाजपा द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर अलग अलग ज्ञापन प्रस्तुत किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव से पहले किसानों को लुभाने के लिए मंडी कर को 1.7% से घटाकर 0.5% कर दिया है। वहीं एक और ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के बावजूद ग्रामीण सड़क का उद्घाटन किया जा रहा है। वहीं इससे पहले सौंपे एक और ज्ञापन में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अनूपपुर से बीजेपी उम्मीदवार बिसाहू लाल सिंह द्वारा कैश बांटने की शिकायत की। साथ ही साथ मंगौली के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह यादव द्वारा महिलाओं को साड़ी बांटने की भी शिकायत की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार की तरफ से बिहार की जनता को लिखे पत्र में शिक्षकों में भारी नाराजगी, कहा सीएम के पत्र में शिक्षकों के लिए कोई विजन नहीं। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की जनता के नाम लिखे खुले पत्र में शिक्षा और शिक्षकों के लिए कोई विजन या योजना नहीं रहने से शिक्षकों में काफी आक्रोश है। ज्ञात हो कि बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी अब तक के शासनकाल में किए गए कार्यों और उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए जनता से उन्हें पुनः सेवा का मौका यानी वोट देने की अपील की है। शिक्षकों का कहना है कि बिहार जो बुद्ध, महावीर की ज्ञान स्थली व गांधी की कार्यभूमि रही है तथा ज्ञान का गौरवशाली अतीत रहा है, आज मुख्यमंत्री के इस विकास गाथा के पाती को देखकर आंसू बहाने को मजबूर है। शिक्षकों का कहना है कि सर्वविदित है कि किसी भी देश, राष्ट्र या समाज की उन्नति में शिक्षा की भूमिका अति अहम होती है। शिक्षा ही गुण, धर्म, संस्कार, परिकल्पना विभिन्न रूपों में प्राण संचार करती है। इतना ही नहीं, शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक क्रांति का अमोघ हथियार रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैग रिपोर्ट पर राहुल का निशाना, कहा प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता। जी हां दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में भारतीय सैनिकों की स्थिति पर जारी कैग रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने लिए 8400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा, इतने में सियाचिन लद्दाख पर तैनात जवानों के लिए बहुत कुछ खरीदा जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ अपने इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, पीएम ने अपने लिए 8400 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा, इतने में सियाचिन लद्दाख सीमा पर तैनात हमारे जवानों के लिए कितना कुछ खरीदा जा सकता था। गर्म कपड़े 30 लाख, जैकेट दस्ताने 60 लाख, जूते 67 लाख 20 हजार और ऑक्सीजन सिलेंडर 16 लाख 80 हजार। पीएम को सिर्फ अपनी इमेज की चिंता है, सैनिकों की नहीं। दरअसल कैग रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 और 2017-18 की अवधि के दौरान हुए ऑडिट में पता चला कि ऊंचाई वाले और ठंडे स्थानों पर सैनिकों की तैनाती के लिए जरूरी कपड़ों और उपकरणों की खरीद में 4 साल तक की देरी हुई। बर्फ में लगाए जाने वाले चश्मों की भी बेहद कमी रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पैसे देकर टीआरपी खरीदता है रिपब्लिक टीवी, मुंबई पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने आज गुरुवार को फॉल्स टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए कहा कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीदते थे। इन चैनलों की जांच की जा रही है, जबकि टीआरपी के जोड़तोड़ के मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि पुलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, फॉल्स टीआरपी का रैकेट चल रहा था, पैसा देकर फॉल्स टीआरपी कराया जाता था। पुलिस के खिलाफ कई तरह का एजेंडा चलाया जा रहा था। मुंबई पुलिस ने टीआरपी रैकेट के भंडाफोड़ का दावा करते हुए 2 की गिरफ्तारी की है। मुंबई पुलिस ने बताया कि हमें ऐसी सूचना मिली कि पुलिस के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। फॉल्स टीआरपी को लेकर क्राइम ब्रांच ने एक नए रैकेट का भंडाफोड़ किया है। हालांकि इस संबंध में रिपब्लिक टीवी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि उस पर पुलिस कमिश्नर ने रिपब्लिक टीवी पर झूठे आरोप लगाए हैं, क्योंकि रिपब्लिक टीवी ने सुशांत सिंह केस में उनसे
कई सवाल किए थे। रिपब्लिक टीवी पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस करेगा। भारत के लोगों को सच्चाई की जानकारी है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में परमवीर सिंह की जांच संदेह के घेरे में है। उन्हें इस मामले में आधिकारिक रूप में माफी मांगे या फिर वह कोर्ट में हमारा सामना करे। कमिश्नर ने बताया कि 30 से 40 हजार करोड़ रुपए के विज्ञापन टीवी इंडस्ट्री में आते हैं और टीआरपी के आधार पर ही विज्ञापन के रेट तय किए जाते हैं। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक संस्था है बीएआरसी ने इन बैरोमीटर की निगरानी के लिए एक करार किया है। पुलिस ने बताया कि हंसा नाम की कंपनी के कुछ पूर्व कर्मचारी कुछ चैनलों के साथ इस डेटा से छेड़छाड़ कर रहे थे। वे डेटा में हेरफेर करने में संलिप्त थे। वे कुछ घरों में कुछ चैनलों को रखने के लिए कहते थे, भले ही वे मेरे घर पर ना हो। पुलिस के अनुसार कुछ मामलों में यह भी पाया गया कि अशिक्षित घरों को अंग्रेजी चैनल देखने के लिए कहा गया था। पुलिस ने कहा कि हमने इस केस में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन्हें अदालत में पेश किया गया है और हमें उनकी हिरासत मिल गई है। पुलिस ने कहा कि आरोपी कुछ परिवारों को रिश्वत देते थे और उन्हें अपने घर पर कुछ चैनल चलाए देखने के लिए कहते थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे बिहार चुनाव में करेंगे प्रचार। शिवसेना उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने जाएंगे। वे अपने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए बिहार की जनता से वोट मांगेंगे। गुरुवार को शिवसेना ने बिहार में चुनाव प्रचार करने वाले अपने 22 नेताओं की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें उद्धव ठाकरे का नाम भी शामिल है। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम भी प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि शिवसेना बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना ने पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना लिया और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के अलावा बिहार में शिवसेना के सुभाष देसाई, संजय राउत, अनिल देसाई, विनायक राउत, अरविंद सावंत, प्रियंका चतुर्वेदी, राहुल शेवाले और कृपाल तुमाने चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विकास की राजनीति को लेकर कमलनाथ ने शिवराज को दी चुनौती। बोले, मेरे 15 महीने बीजेपी पर भारी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच विकास के मुद्दे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने आज सुबह कहा था कि पिछली सरकार पैसे का रोना रोती थी, लेकिन कोरोना संकट काल में भी मौजूदा सरकार ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर दिया। भाजपा सरकार द्वारा पिछली सरकार को विकास विरोधी करार देने पर कमलनाथ में भी जवाबी हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा है कि चुनाव के दौरान सीएम शिवराज के जेब में नारियल लेकर चलने और कहीं भी छोड़ देने, कहीं भी घोषणा कर देने की बात मैं नहीं कहता। यह तो बीजेपी पार्टी के नेता और प्रदेश की जनता कहती है। यह सच्चाई भी है। इसके कई उदाहरण भी प्रदेशवासियों के सामने हैं। कमलनाथ ने कही ये बात। कमलनाथ सरकार में पैसे का रोना रोने के शिवराज के बयान पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने विकास कार्यों के लिए कभी भी पैसे का रोना नहीं रोया। रोना जरूर रोता हूं कि प्रदेश के जिस खजाने से राज्य का विकास होना चाहिए था, जिस खजाने की एक एक पाई पर प्रदेश की जनता का हक है, उस खजाने को आपने अपने 15 साल की सरकार में झूठे अभियानों, आयोजनों, यात्राओं, प्रचार प्रसार और खुद की ब्रांडिंग के नाम पर जमकर लुटाया है। प्रदेश को कर्ज के दलदल में ढकेला है। पैसे से विकास कार्य होना था, उस पैसे का जमकर दुरुपयोग किया गया है। यह रोना तो मैं हमेशा रोता रहूंगा। कमलनाथ ने दावा किया कि विकास के मामले में शिवराज की 15 साल की सरकार और मेरी 15 महीने की सरकार दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हो जाए तो मेरी 15 महीने की सरकार में आपके 15 साल की सरकार से कई गुना ज्यादा विकास कार्य होने की जानकारी सामने आएगी। प्रदेश की जनता की गवाह है कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार में प्रदेश की तस्वीरों को बदलने का काम हुआ है। कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी सरकार के खाली खजाना छोड़ने के बावजूद 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को दोगुना किया गया। कन्या विवाह की राशि को 51,000 किया गया और गौशालाओं का निर्माण शुरू हुआ। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने खाली खजाने के बाद भी विकास कार्य हुए। कमलनाथ ने कहा कि मैं घोषणाओं में विश्वास नहीं करता, झूठे सपने नहीं दिखाता, जो कहता हूं वह करता हूं और मैं घोषणाओं के बजाय विकास कार्यों को जमीनी धरातल पर मूर्त रूप से देने का काम करता हूं। कमलनाथ ने कहा कि विकास के लिए मेरा खजाना कभी खाली नहीं रहा और न रहेगा। झूठी घोषणा और झूठे सपने दिखाने के लिए मेरा खजाना हमेशा खाली था और खाली रहेगा। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस के चुनाव आयोग में शिकायत करने पर कहा था कि प्रदेश सरकार विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सीएम शिवराज ने कहा था कि शिकायत करना और आरोप लगाना कांग्रेस का विकास विरोधी कदम है। हमारे विकास से कांग्रेस चिढ़ती है। सीएम शिवराज के विकास के मुद्दे पर पिछली सरकार पर हमला बोलने पर कमलनाथ ने भी जवाब देने का काम किया है।
कुल मिलाकर प्रदेश में 28 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले विकास के मुद्दे पर कौन सी सरकार, कौन सा मुख्यमंत्री जनता की अपेक्षा कर रहा है, इसको जताने की कोशिश में मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। लेकिन विकास किसके कार्यकाल में ज्यादा हुआ, यह तब उपचुनाव वाली सीटों पर वोटर को करना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रिपब्लिक टीवी पर लगे आरोप, शिवसेना नेता संजय राउत बोले असत्यमेव जयते। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीआरपी के घोटाले में रिपब्लिक टीवी का नाम आने के बाद प्रतिक्रिया तेज हो गई है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार की भी जानकारी दी थी। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुंबई पुलिस की तरह से एक और सुनियोजित एजेंडा, झूठ और प्रोपेगेंडा का भंडाफोड़ किया गया है। आपका झूठ आपके बीमार लक्ष्य को कुछ देर के लिए हासिल कर सकता है, लेकिन सच की हमेशा जीत होती है। यह टीआरपी घोटाला मुनाफाखोरी की चट्टान है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल साइट पर लिखा, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा रिपब्लिक टीवी टीआरपी खरीदा है। इस ट्वीट के साथ उन्होंने नीचे लिखा असत्यमेव जयते। शिवसेना नेताओं के अलावा दूसरी पार्टी के नेता भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस से आए नेता को मिला टिकट तो लग गई जेडीयू में इस्तीफे की झड़ी, 100 लोगों ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। टिकट बंटवारे को लेकर सभी पार्टियों में उठापटक जारी है। दूसरे पार्टी से आए नेताओं को टिकट मिलने पर भी बवाल शुरू है। इसी कड़ी में जेडीयू के अंदर भी दल बदलू नेताओं को टिकट मिलने पर हंगामा हो रहा है। दरअसल कांग्रेस से जेडीयू में आए सुदर्शन कुमार ने जब शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया तो जेडीयू के कार्यकर्ता नाराज हो गए और एक साथ कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के इस फैसले से कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। बीघा विधानसभा 170 में जेडीयू प्रभारी के पद पर कार्यरत डॉक्टर राकेश रंजन ने प्रेस वार्ता कर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा है कि इस बार ऐसे विधायक को जेडीयू से टिकट देकर भेजा गया है जिसने आज तक जेडीयू के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। क्षेत्र में निवर्तमान विधायक जिन्हें जेडीयू से इस बार टिकट मिला है, जनता काफी नाराज है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दलितों के हित की बात कोई सोचता ही नहीं है, इसलिए डॉक्टर राकेश रंजन ने इस बार बरबीघा विधानसभा 170 से सामूहिक तौर पर लगभग 100 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि इस बार निर्दलीय चुनाव लड़कर माननीय मुख्यमंत्री का हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्षेत्र बदलते ही नीतीश के मंत्री की हुई फजीहत, जहानाबाद में लगे मुर्दाबाद के नारे। जी हां दोस्तों, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे के साथ ही उम्मीदवारों के विरोध का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। गुरुवार को इस कड़ी में बिहार के शिक्षा मंत्री को अपने ही जिले और निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के विरोध का काफी सामना करना पड़ा। मंत्री जी की फजीहत ऐसी हुई कि वह चाहकर भी अपनी गाड़ी से उतर नहीं सके और गाड़ी में बैठे बैठे ही लोगों के ताने सुनते रहे। दरअसल बिहार की जहानाबाद सीट से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन चुनाव से पहले ही उनका विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को जब वो नगर थाना क्षेत्र के एरोड्रम इलाके में पहुंचे तो वहां लोगों ने उनका विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वहां के स्थानीय लोगों ने पूछा कि इससे पहले आप घोसी इलाके से पार्टी के विधायक थे, आपने ऐसा कौन सा काम किया जो आपको जहानाबाद भेज दिया गया। लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कृष्ण नंदन वर्मा के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे, लेकिन इस दौरान मंत्री जी चुपचाप लोगों की बात और आक्रोश का सामना करते रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे योगी सरकार के अधिकारी, हाई कोर्ट। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त की है कि प्रदेश सरकार के अधिकारी इस अदालत द्वारा पारित आदेशों का पहली बार में अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित पक्ष इन आदेशों का अनुपालन कराने को अवमानना की याचिका दायर करने को बाध्य है। अदालत के आदेश का जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए प्रदेश के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा, लगता है कि अधिकारी पहली बार में आदेश का अनुपालन नहीं करने के आदी हो रहे हैं। यह बहुत खेदपूर्ण स्थिति है। उषा सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक बिड़ला ने पिछले बृहस्पतिवार को पारित अपने आदेश में कहा, यह अदालत हर दिन देख रही है कि निर्देश के बावजूद संबद्ध अधिकारी पहली बार में आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और पीड़ित पक्ष अवमानना याचिका दायर करने को बाध्य हैं। अदालत के आदेश का अनुपालन करने के लिए और मोहलत लेने के बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह अवमानना याचिका दूसरे पक्षों बाल विकास सेवा के निदेशक शत्रुघ्न सिंह एवं अन्य को दंडित करने के लिए दायर की गई, जिन्होंने 1 नवंबर 2019 के फैसले और आदेश का अनुपालन नहीं किया और 2 मार्च 2020 को अवमानना याचिका पर पारित फैसले का अनुपालन नहीं किया। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि इस अदालत द्वारा 1 नवंबर 2019 को पारित आदेश की प्रति दूसरे पक्ष को उपलब्ध कराई गई। जब इस संबंध में कुछ नहीं हुआ तो याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की, जिस पर 2 मार्च 2020 को पारित आदेश में अदालत के पूर्व के आदेश का अनुपालन के लिए और मोहलत दी गई। आरोप लगाया गया कि अवमानना के आदेश की प्रति सौंपे जाने और मियाद खत्म होने के
बाद भी दूसरे पक्ष द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने कहा, प्रथम दृष्टया जानबूझकर आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए यह दूसरे पक्ष को दंडित करने का मामला बनता है। अपेक्षा की जाती है कि दूसरा पक्ष आदेश का अनुपालन करने का हर प्रयास करेगा और इस संबंध में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी करेगा, अन्यथा अदालत इस मामले को गंभीरता से लेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।